ना हो जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। तो वैज्ञानिक न्यूटन ने पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए एक सूत्र दिया जिसे हम न्यूटन का सूत्र कहते हैं। वो सूत्र है क्या? एक्स एक्स डैश बराबर एफ एफ डैश। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक्स डैश क्या है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस डायग्राम से समझा दे रहा हूँ क्योंकि इसी से हम प्रूव करने वाले हैं। तो देखो ये क्या है, लेंस का प्रथम फोकस है और ये क्या स्टूडेंट लेंस का द्वितीय फोकस है। और लेंस का प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस किसे कहते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो लेंस के प्रथम फोकस से प्रकाशिक केंद्र तक की जो दूरी है वो प्रथम फोकस दूरी होगी, एफ डैश के यहाँ पर देखो लेंस के प्रथम फोकस दूरी होगी। उसके बाद अब देखो लेंस के प्रथम फोकस से ये वस्तु रखी हुई है, तो लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु तक की जो दूरी है उसको हमने एक्स डैश दिखाया है। तो एक्स डैश बराबर क्या है, लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी। एफ डैश आपको पता पड़ गया। अब एक्स देखना जरा कहाँ है स्टूडेंट, एक्स ही रहा। तो लेंस का जो द्वितीय फोकस है इससे प्रतिबिंब तक की जो दूरी होगी, ये वाली जो दूरी है इसको हमने एक्स दिखाया है और लेंस की जो द्वितीय फोकस दूरी है उसको हमने एफ से दिखाया है। तो ये डायग्राम है और इसी को हम प्रूव करने वाले हैं एक्स एक्स डैश बराबर एफ एफ डैश। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा डायग्राम के बारे में बता दूं कि ओ डैश एक निश्चित आकार की वस्तु है जो कि लेंस के सामने रखी हुई है। लेंस के द्वारा दो किरणें जाएंगी, एक किरण देखो बिल्कुल ये जा रही है और दूसरी किरण इसके प्रथम फोकस से होती हुई जाएगी। और ये किरणें स्टूडेंट ये वाला इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये लेंस कहाँ पर बनाएगा, आई डैश पर बनाएगा। ये आई डैश क्या है, इस ओ डैश का प्रतिबिंब है। क्या है, ओ डैश का प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर दो बिंदु माने, एक ये वाला बिंदु है ए और यहाँ पर ये जो बिंदु है इसको माना हमने बी। अब इसको देखो करोगे कैसे स्टूडेंट, ये तो थोड़ी सी थ्योरी होगी जो कि आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। थ्योरी लिखना सीखो, कब तक रटोगे, कितना रटोगे यार, फिजिक्स बहुत है इसलिए समझना सीखो। जितना समझोगे आपके लिए उतना ही बेटर रहने वाला है। तो डायग्राम से पूरी थ्योरी बना लोगे। माना कि एक ओ डैश निश्चित आकार की वस्तु है जो कि उत्तल लेंस के सामने रखी हुई है। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस एफ डैश व द्वितीय फोकस एफ है। ओ डैश का लेंस के द्वारा प्रतिबिंब आई डैश बनता है। इतना लिख दोगे चल जाएगा क्योंकि एग्जामिनर आपकी थ्योरी को चेक नहीं कर रहा है, वो आपके डायग्राम को देखोगा, आपने जो प्रूव किया उसको देखने वाला है। तो बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, टेंशन ना लो। अब देखो इसको कैसे प्रूव करोगे वो समझ लो। त्रिभुज देखो ये वाला त्रिभुज एफ डैश ओ डैश दिखाई दे रहा है, त्रिभुज एफ डैश ओ डैश और त्रिभुज एफ डैश सी बी। त्रिभुज एफ डैश सी बी समरूप हैं। समरूप का मतलब जानते हो, तो देखने में एक जैसे हो, आकृति चेंज हो सकती है लेकिन देखने में एक जैसे होंगे, उनको समरूप कहा जाता है। तो त्रिभुज एफ डैश ओ डैश तथा त्रिभुज एफ डैश सी बी समरूप हैं। अब स्टूडेंट एक चीज़ बताओ, अगर ये समरूप हैं, देखने में एक जैसे, तो उनकी भुजाएं भी बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं कि ये ओ डैश जो है इस सी बी के इक्वल होगा और ये जो एफ डैश ओ है ये एफ डैश सी के इक्वल होगा। तो कोई दिक्कत होगी, मैं यही लिखने वाला हूँ, ओ डैश अपॉन सी बी बराबर सी एफ ओ एफ डैश अपॉन सी एफ डैश। मतलब ये वाली जो भुजा है ये इसकी इक्वल हो जाएगी, तो ओ एफ डैश बटे सी एफ डैश। बट सी बी देखना जरा किसके इक्वल होगी, ये वाली जो सी बी है स्टूडेंट देखो किसके इक्वल है, आई डैश के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं सी बी इज इक्वल टू आई डैश। तो कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, तो यहाँ पर मैं ये लिखने वाला हूँ सी बी इज इक्वल टू आई डैश। इसलिए ओ डैश अपॉन आई डैश बराबर ओ एफ डैश अपॉन सी एफ डैश। इसे इक्वेशन में फर्स्ट बना दो। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट आगे क्या करोगे, देखो एक और त्रिभुज है स्टूडेंट, त्रिभुज सी ए एफ और त्रिभुज एफ आई डैश दिखाई दे रहा है, ये वाला सी ए एफ और त्रिभुज एफ आई डैश ये भी समरूप होंगे। जब ये समरूप है तो इनकी भुजाएं भी बराबर होंगी। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा रहेगा उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ तो हमारे डेरिवेशन समाप्त हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कभी कोई पूछ लेता है इसको, ठीक है, इसलिए मैं तो आपको हर चीज़ करा रहा हूँ। जो भी आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए हेल्प करेगी वो सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी, टेंशन ना लो। इस बार ऐसा कुछ नहीं रहेगा स्टूडेंट जो आपको ना कराया जाए। प्रैक्टिस सेट भी आपको कराया जा रहा है, अनसोल्व पेपर भी आपको कराए जाएंगे, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी आपको कराए जाएंगे। तो ऐसा कुछ रह जाएगा जो आपको ना कराया जाए, सब कुछ कराया जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या करोगे, त्रिभुज वही सी ए एफ तथा त्रिभुज एफ आई डैश समरूप हैं और जब ये समरूप हैं तो इनकी भुजाएं भी बराबर होंगी। तो हम क्या करेंगे, ए सी इस आई डैश की इक्वल होगी, तो सी लिख दो, ए सी लिख दो, सी ए अपॉन आई डैश बराबर सी एफ अपॉन एफ आई, सी एफ अपॉन एफ आई। ठीक है ना, वही ये देखो इसकी जो ये वाली भुजा है ए सी इस आई डैश की इक्वल होगी और इसका जो सी एफ है इस एफ आई के इक्वल हो जाएगा। बट एक चीज़ देखो स्टूडेंट, सी ए जरा देखना किसके इक्वल है, सी ए को देखो कहाँ है सी ए, सी ए हमारे पास ये रहा और ये सी ए देखो किसके इक्वल है,
ओ डैश के, तो हम सी ए की जगह अगर ओ डैश लिख दे तो कोई परेशानी होगी नहीं होगी, तो यहाँ पर मैं ये लिखने वाला हूँ, बट सी ए इज इक्वल टू ओ ओ डैश, ठीक है। इसलिए ओ ओ डैश अपॉन आई डैश बराबर सी एफ अपॉन आई एफ, इससे आप इक्वेशन नंबर सेकंड बना दो, ठीक है ना। ये नीचे वाला पहले लिखोगे, फर्स्ट नंबर पे ये लिखना है, उसके बाद ये, ठीक है। उसके बाद आपको आगे क्या करना है, देखना जरा ये दोनों वैल्यू किसकी है स्टूडेंट, ये भी ओ डैश अपॉन आई डैश की वैल्यू है, ये भी ओ डैश अपॉन आई डैश की वैल्यू है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, ओ एफ डैश अपॉन सी एफ डैश, ओ एफ डैश अपॉन सी एफ डैश बराबर क्या लिखोगे, सी एफ अपॉन आई एफ, सी एफ अपॉन आई एफ। उसके बाद आपको केवल चिन्ह सहित मान रखने, तो यहाँ पे लिख दो चिन्ह सहित मान रखने पर, चिन्ह सहित मान रखने पर, अगर आप चिन्ह सहित मान रखोगे तो हमारा डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद थोड़ा सा रहेगा वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट वीडियो तो अच्छी लग रही होगी, लाइक करने में कंजूसी करोगे मैं जानता हूँ, चलो इसको मिटा देते हैं हम। अब थोड़ा सा रहेगा उसको और देख लो कैसे करना है आपको। अब चिन्ह सहित मान रख दो स्टूडेंट, चिन्ह सहित मान का मतलब क्या है, ओ एफ डैश देखो कहाँ है, ये है, और इधर साइड की सभी दूरियां नेगेटिव होती है चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग, तो हम इसको क्या मानेंगे, माइनस एक्स डैश। तो ओ एफ डैश कितना हमारे स्टूडेंट, माइनस एक्स डैश हो जाएगा, बटे सी एफ डैश देखो कहाँ है, और ये भी इधर साइड है तो ये भी कैसा होगा, नेगेटिव, तो माइनस एफ डैश बराबर सी एफ डैश, जरा देखोगे कहाँ है, सी एफ हमको कितना दे रखा है, एफ, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एफ, उधर साइड की सभी दूरियां पॉजिटिव होती हैं। उसके बाद आई एफ देखो कहाँ है, ये रहा, और आई एफ हमारा कितना दे रखा है, एक्स, तो ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि लेंस की दूसरी साइड है, तो माइनस से माइनस को हटा देंगे, क्रॉस मल्टीपल मार देंगे, तो एक्स एक्स डैश बराबर एफ एफ डैश, यही न्यूटन का सूत्र है, ये लिख दोगे, यही पतले लेंस के लिए, पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र है, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो कोई भी दिक्कत है स्टूडेंट कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो, मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ, लेकिन सभी का रिप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो जो भी अच्छा कमेंट होता है उसको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। वैसे भी हमारा अगर आपको कोई बड़ा क्वेश्चन है तो उसके Q&A में हम जरूर शामिल करेंगे, जो भी आप हमें सजेस्ट करना चाहते हो। Q&A होता है हमारा एवरी सैटरडे, तो आपका जो भी कमेंट है, जो भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो आप कमेंट करके हमें जरूर बताना, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट, यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद स्टूडेंट दो हेडिंग्स और रह जाती हैं, रेखीय आवर्धन और लेंस की क्षमता। कभी कभी इनको भी पूछ लेता है कि एक नंबर में, वैसे न्यूमेरिकल से इनके बेस पर ही है तो इसलिए इनको कराना जरूरी हो जाता है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लो। सबसे पहले हम जानते हैं रेखीय आवर्धन के बारे में। रेखीय आवर्धन, लाइनर मैग्निफिकेशन, लाइनर मैग्निफिकेशन, वैसे दर्पणों में भी आपको पढ़ा चुका हूँ ये तो स्टूडेंट, सेम है, लेंस से बने, लेंस से बने प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर लेंस से कोई प्रतिबिंब बन रहा है, उसकी लंबाई और वस्तु की लंबाई, इन दोनों के रेशियो को ही, इन दोनों के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहा जाता है। तो सूत्र क्या बनेगा, रेखीय आवर्धन स्मॉल एम, इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, इसको हम आई से ले सकते हैं, ठीक है, किससे दिखाएंगे, आई से, बटे वस्तु की लंबाई, इसको हम ओ से दिखाएंगे, वस्तु की लंबाई। ठीक है, एक तो आप ये सूत्र याद रखोगे स्टूडेंट, और एक और सूत्र आपको याद रखना है, वैसे उसका डेरिवेशन है छोटा सा, उसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूछा नहीं जाता है। एम बराबर वी अपॉन यू, क्या लिखोगे, एम बराबर वी अपॉन यू, मतलब अगर रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र निकाला जाए, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, वी अपॉन यू निकल के आएगा। अगर दर्पणों की बात करें तो वहाँ पर माइनस चिन्ह आता है, लेकिन लेंस में माइनस चिन्ह नहीं आता, बस इतना सा याद रखना, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, सेम सूत्र रहने वाला है ये। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टूडेंट रेखीय आवर्धन। उसके बाद जानते हैं हम लोग लेंस की क्षमता के बारे में, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। अब देखो इसमें लेंस की क्षमता कहते किसे हैं, तो बहुत इजी डेफिनेशन है, लेंस की फोकस दूरी के, लेंस की फोकस दूरी के
व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे आप एक थोड़ी सी और लिख लेना इसमें, लेंस की क्षमता कहते हैं जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। बस इतना सा याद रखना, मीटर में नापी गई हो। ठीक है, तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं जबकि फोकस दूरी किस में मापी गई स्टूडेंट, मीटर में नापी गई। तो यहाँ पर एक सूत्र याद रख लेना, P बराबर 1/f, और f आपका किस में होना चाहिए, मीटर में। ठीक है, इतना सा सूत्र याद रखोगे। और जो उत्तल लेंस होता है स्टूडेंट, उसकी क्षमता पॉजिटिव होती है, क्योंकि आप सभी को पता होगा उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता भी पॉजिटिव होगी और अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हो, नोट में लिखना चाहते हो तो एक नोट में लिख लेना नीचे, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। इसका मात्रक भी याद रखना है स्टूडेंट, इसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है इसका मात्रक, डायोप्टर, डायोप्टर, जिसको कैपिटल डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखना डायोप्टर किस राशि का, किसका मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। अब देखो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, उसके बाद हमारे चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक जरूर करना। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट। अब देखो कैसे आगे थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आगे क्या करोगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई लेंस है, उसकी फोकस दूरी अगर 1 है, एफ बराबर हमने कितना मान लिया स्टूडेंट, 1 मीटर, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, 1 डायोप्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 डायोप्टर। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे लेंस जिनकी फोकस दूरी 1 हो, उनकी लेंस की क्षमता कितनी होती है, 1 डायोप्टर होती है। अब देखो अगर उत्तल लेंस है तो उसकी क्षमता कैसी होगी, पॉजिटिव 2D हो सकती है, 3D हो सकती है, 4D हो सकती है, ऐसे करके। और अगर अवतल लेंस है तो उसकी क्षमता कैसी होगी, -2D, -1.5D, -2D, इस तरीके से क्षमता होंगी। ठीक है, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की जो क्षमता है स्टूडेंट वो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टॉपिक है जो क्लियर हो चुका होगा। इस टॉपिक पे देखो न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको इस बार हर चीज़ कराना चाहता हूँ। ऐसा कोई क्वेश्चन ना रहे इस बार जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए और मैंने आपको ना कराया हो। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं स्टूडेंट, हमारे चैप्टर क्लोज हो चुका है।